बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। मियां नवाज शरीफ का सवाल भी ये है कि ऐसा कहां होता है, तो जवाब ये है कि ऐसा यहां होता है। और आप अकेले वज़ीर आज़म नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ, इस बात का इदराक मियां नवाज शरीफ साहब को भी है। लेकिन क्या कहने कि आज इमरान खान भी ये कहते हैं कि ऐसा कहां होता है कि एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए, निकाला तहरीक अदम एतमाद के जरिए जाए, लेकिन उसके बाद जो हालात बने उनके नज़दीक उन पर रियासती जबर हो जाए। एक तरफ है रियासत बनाम इमरान खान, क्योंकि अगर आप केसेस का मामला देख लें तो चाहे वो मामला 9 मई से रिलेटेड हो, चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे वो तोशा खाना का केस हो, चाहे वो अलकादे ट्रस्ट का केस हो, और अब तो खैर एक और केस जुड़ चुका है और जो है निकाह का केस। बेशक उसमें अब शिकायत कुनिंदा खाबर मानिका हैं, लेकिन बाकी केसेस का देखा जाए तो बाय एंड लार्ज उसके पीछे रियासत नजर आती है, रियासत का इम्पैक्ट नजर आता है। इमरान खान गुनाहगार हैं या नहीं, एक केस के अंदर कन्विक्शन हो चुकी है, बाकी केसेस में होना बाकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारी मुल्क की सियासत के अंदर शायद कुछ बदल नहीं रहा। मियां नवाज शरीफ साहब आज भी इस बात की दुहाई देते हैं कि वो 2 तिहाई अक्सरियत के वज़ीर आज़म थे, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तीनों दफ़ा अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सके। इमरान खान 1 दफ़ा रहे और वो भी ये कहते चले गए कि मुझे निकाल दिया गया और मुझे भी साजिश के तहत निकाला गया। गो कि पहले वो अमेरिका की साजिश थी, फिर वो लोकल हुई, फिर बाद में अमेरिका की तरफ गई और फिर वहाँ से दोबारा इम्पोर्ट होके आई। लिहाजा इस बात के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब होने वाले इंतखाबात हैं, ये एक फोकल पॉइंट है, ये वो पिवट है जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। ये पिवट जितना मजबूत होगा वो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना कमज़ोर होगा, जितना फ्लिमजी होगा, लोगों का एतमाद आने वाले इलेक्शंस पर से उठ जाएगा। उसकी एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट हमारे सामने ये आता है कि कानून और इंसाफ का मयार क्या सब के लिए वही है जो कि आज उस शख्स के लिए जो कि पाबंद सलासिल में है, जो कि मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहा है, उसके साथ रवैया ठीक है, दुरुस्त है, या मियां नवाज शरीफ साहब जो कि आज भी ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मुझे निकाल दिया गया, लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स करने की गुंजाइश नहीं है। आप किसी को ले आते हैं और उसको ले आते हैं जिसको शायद पता ही नहीं कि मुल्क चलाना कैसे है। उसे सिर्फ एक बात आती थी कि गालम गलोच किस तरह करना है। अपने प्रोग्राम में इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि मामला ऐसा है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर कम से कम ये बात तो तय है कि कोई जमात अपना डेफिनेटिव वोट बैंक ट्रांसलेट शायद इसलिए नहीं कर पाएगी, शायद पूरी सीटें इसलिए ना ले पाए क्योंकि माहौल ऐसा है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? कम से कम मुस्लिम लीग नून तो इसको सब्सक्राइब नहीं करती। वो इसलिए अब जो हालात बनते जा रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब ने मखलूत हुकूमत का इशारा दे दिया, मौलाना फजल रहमान साहब भी मखलूत हुकूमत का बाय एंड लार्ज इशारा दे चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात अभी भी इसको सब्सक्राइब करती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो एक बात को ज़रूर कहते हैं कि आज भी हमें मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। और ये कौन कह रहा है? ये मुस्लिम लीग नून कह रही है, क्योंकि अगर मिलती तो फिर रेड कारपेट दिया जाता मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, जाहिर बात है हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत कह रहा हूँ तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून गो के वो कहेंगे हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि अभी भी वो हुकूमत में है। क्या कह रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब? आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती जो 2017 में किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब से माजरत भी होनी है रेड कारपेट लगा के। अब वो कौन करेगा माजरत? वो तो खैर कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, लेकिन फिर जारी बात है उसको थोड़ा सा बैकफुट पे रखना पड़ा सब कुछ। लेकिन हालात बदल चुके, वक्त बहुत सा गुजर गया, लेकिन शायद हमारे मुल्क की सियासत उन्हीं दायरों के अंदर घूम रही है। इट्स अ सर्कल दैट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन है और अपना बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में शामिल है, एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब आपका। अब अहमद अवैस साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस बात का आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि जितने भी केसेस अब यहाँ हुए हैं, जारी बात है वो तो कुछ केसेस हैं जो कि जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि उन केसेस के अंदर एक केस का वो पहले भी चल रहा था, लेकिन अब इजाफा उसमें इसलिए हो गया कि इमरान खान साहब की अहलिया के साबिक शौहर भी उसमें जुड़ गए, खावर मानिका साहब भी जुड़ गए। आपको लगता है ये केसेस मेरिट के हवाले से दुरुस्त तरीके से हो रहे हैं, या इनके पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो रियासत है
और रियासत ही इस चीज़ को आगे लेके जा रही है, क्योंकि चाहे फवाद चौधरी जेल से निकलकर जब जा रहे हों, वो जिक्र नवाज शरीफ साहब का करते हैं कि वो उनसे पूछ लें कि कैसा इंतखाब लड़ेंगे और क्या मिल जाएगा आपको ऐसा इंतखाब लड़के, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो यही नज़र आता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है लेकिन असर इशारा कहीं और किया जाता है। इन केसेस के पीछे आपका ख्याल है क्या ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या किसी के अंदर आपको लगता है कि आर्ग्यूएबल केस है इमरान खान के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उन्हीं साहब, बात यह है कि जितने केसेस इस वक्त बने हुए हैं ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और रियासत की इसमें कोई ड्राइव नहीं है। अच्छा, ये एक लिम ऑफ रियासत की तरफ से ये केसेस जो हैं वो ये प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपके सामने बड़ी अहम करना चाहता हूं वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो आज बातें की हैं जी, और उसके साथ मियाँ लतीफ़ साहब ने, जी, जावेद लतीफ़ साहब ने जो बातें की हैं, अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि रेड कारपेट बिछाया जाता। जी जी, माफी। अब एक करप्ट तरीन इंसान, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर जो हैं करप्शन के चार्ज के ऊपर इनको हटाया गया। अच्छा जी। 1993 में चार्ज ऑफ करप्शन मियाँ साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला जी, और वो चार्ज ऑफ करप्शन के ऊपर इनकी पिटीशन खारिज हुई कि बिल्कुल जायज चार्ज था। 97 में आते हैं, आते ही पहले अपना वो फाशिस्ट निज़ाम और जहन जो है उसकी अक्कासी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। अच्छा जी। और गौर अयूब साहब अभी फौत हुए रिसेंटली, उनकी एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो इन द कॉरिडोर ऑफ पावर, उसमें वो लिखते हैं कि वो नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक दिन के लिए मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जेल में बंद कर दूं। अच्छा, अब उसके बाद कहते हैं कि एक ऐसे आदमी को ले आए कि जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। अब वो इमरान खान को सुन लीजिए कि मियाँ नवाज शरीफ को 3 दफ़ा करप्शन का चार्ज, तो ये मुस्तनद है, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी लार्जर बेंच का फैसला भी आपके सामने है। इमरान खान ने 2021 में, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, जी जी, 2021 में पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा थे जी। 28 बिलियन के रिजर्व पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रिजर्व हैं जो कभी नहीं हुए। ठीक है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 37 बिलियन की एक्सपोर्ट, ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक साल की एक्सपोर्ट है, जो 2021 की एक्सपोर्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, बट एक बात है सर, आपका मैंने आर्गुमेंट सुना, अहमद वैसे जो आपने फरमाया सर, बट इशू ये है मियाँ नवाज शरीफ की बात ये तो माननी पड़ेगी ना, वो जब ये कहते हैं कि किसी एक मुल्क चल रहा होता है, एक वज़ीर आज़म मौजूद होता है और फिर उसको निकाल दिया जाता है अगेंस्ट वन प्रेटेक्स्ट और दी अदर। आप मियाँ नवाज शरीफ की पहली हुकूमत गई, ठीक है, चार्ज आप करप्शन का निकाल लें, लेकिन बुनियादी बात यह फेल आउट विद द एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी दफ़ा मार्शल लॉ लग गया, तीसरी दफ़ा भी उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब थे। मियाँ इमरान खान साहब गए तो उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब थे। सो मेरा सवाल ये था बुनियादी तौर पर कि क्या आज मियाँ नवाज शरीफ की ये कई भी बात तहरीक इंसाफ को समझ आ रही है कि भाई प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है? अब आप देखिए, ये बड़ी जो उन्होंने ये बात की है, उनसे ये पूछा जाए, ये इस वक्त जो उनसे जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है उनको, अच्छा, और एक कॉन्विक्ट और एक एब्सकॉन्डर कॉन्विक्ट को पाकिस्तान ने बुला के उसको बेल कराई गई है, फिर उसको पब्लिक फंक्शन जो है वो इतनी बड़ी जलसे अटेंड करने की इजाज़त दी गई है, और फिर उनको कहा जा रहा है कि ये इस कंडीशन पे आए हैं कि वो यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये किसने अंडरटेकिंग दी है? रियासत पाकिस्तान ने दी है। ये अंडरटेकिंग देने वाले कौन है? नहीं, बट ये assumption है ना, अंडरटेकिंग आप, बट सर ये अंडरटेकिंग किसी ने दी तो नहीं है, तो assumption है ना, आपको लग रहा है कि अंडरटेकिंग दी गई है, लेकिन नहीं जी, लग रहा है उनका ट्रीटमेंट देखें ना। अच्छा जी, उनके देखें, उनके सारे केसेस विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनको दोबारा से वापस मिल रही है। अच्छा ठीक है, उनको अपील जो है, है लेकिन वो किसी अदालत के जरिए मिल रही है ना। वो जब पाकिस्तान में लैंड किए तो उस वक्त वो उनको जमानत दी जा चुकी थी सर, ये तो आपको भी पता है। सवाल कहाँ, आप भी बैरिस्टर हैं माशाल्लाह, आप बताइए कि किसी एब्सकॉन्डर कॉन्विक्ट को जी जी ये बेल दी जा सकती है जो इनको मिली है? किसी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ठीक है, अच्छा चले, आप कहते हैं बट इनके वकला कहते हैं अपनी एग्जांपल्स है, बट सर एक सेकंड, अज़मा बुखारी साहब यहीं पे जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है
उसमें फ़र्क रखा जाता है। जो अहमद उवैस साहब ने फरमाया, उनका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके बकौल एक करप्ट तरीन सियासतदान है, वो अब्सकॉन्ड भी कर रहे थे, वो आ गए, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल गया। मैंने तो कोशिश की कि आज शायद वो ये आर्गूमेंट को बाय करें जो मियां नवाज शरीफ ने बुनियादी बात की कि पता नहीं क्या हो जाता है, चलते चलते एक मुल्क में एक वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाता है और फिर तजर्बे करना शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन वो इस आर्गूमेंट को और ज़्यादा वो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन इमरान खान और मियां नवाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। वो तो फिर कुछ भी, कोई भी हर एक की अपनी राय है, वो कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ अथॉरिटी में वो लोग जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जो आए ही रूल ऑफ अथॉरिटी के जरिए, रूल ऑफ लॉ के जरिए तो आए ही नहीं। रूल ऑफ लॉ के जरिए आए होते तो ना आरटीएस बैठा होता, ना टिकटें वापस कराई गई होती, ना जो है वो पूरी एक प्लानिंग के साथ उसको प्लांट किया गया होता। और फिर फैशिस्ट हुकूमत वो उनको लग रही है जो बकायदा अपने सियासी मुखालफिन पे आर्टिकल 6, सजाए मौत के मुकदमे, मौत की चकियां, वो जो है वो करके सुकून महसूस करते थे और वो बहुत ठट्ठा उड़ाया करते थे, मैं ये भी छीन लूंगा, मुझे बस चले मैं 500 लोगों को गोली मार दूं। वो आज उनको दूसरों की जो है वो उनको फैशिस्ट लग रहे हैं। आज वो निजाम, वो लोग करप्ट कह रहे हैं। मियां साहब के बारे में जो भी गुफ्तगू की गई, 93 की एग्जाम्पल ले ले, जो उनके ऊपर इल्जाम लगे, कहीं वो इल्जाम कहीं साबित हुआ हो, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि 99 में तो वो हाईजैकर बन गए थे ना, टोटली वो तो हाईजैकर थे। और 2018 में भी ये जो पूरे केसेस 3 अदवार के अंदर बनाए गए, इसके अंदर कोई एक साइफर की तरह का केस बता दे कि नवाज शरीफ जो है ना वो उसने कहा चुके देखें कितना भरा हुआ है। उन्होंने आज कहा मेरा दिल और दिमाग बहुत भरा हुआ है, उसके बावजूद मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकता। कुछ साइफर की तरह की साजिश की हो, कोई मुल्क के साथ खेलने की बात की हो, कोई इल्जाम ही आपने लगाया हो कि नवाज शरीफ ने किक बैक के जरिए अलकादर ट्रस्ट की तरह जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो पार्क कराकर 450 कनाल जमीन जो है उस पे जो पिंकी पीरनी साहबा को जो है वो ट्रस्टी बना के वो हथियाली, या उनकी बेगम का कोई ऑडियो आया हो कि जिसने 5 कैरेट से कम का हीरा जो है ना वो उनको खतून अव्वल को अच्छा नहीं लगता, या कम से कम ये कि उन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग खाई हुई हो, उन्होंने कोई ज़कात और खैरात खाई हुई हो। ना करें इस तरह की बातें। हर कोई तरीके इंसाफ से ये बात जरूर करता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो इकामा की बात करते हैं, लेकिन वो आज तक ये नहीं बताते कि भाई उन फ्लैट्स का ट्रेल क्या है, वो आज तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, लिहाजा हमारा आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरीम नवाज का बरियत का फैसला पढ़ ले, उसमें बकायदा पूरी मनी ट्रेल के ऊपर जो है वो बात की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने। उन्होंने कहा कि कैलेबरी फॉन्ट जो है कितना मरीम नवाज का जो है वो मीडिया ट्रायल किया गया कैलेबरी फॉन्ट पे। रॉबर्ट हेडले जो जिसने गवाही दी आके, उसने कहा बिल्कुल मौजूद था। और जो खतरी का खत है उसको उन्होंने कहा कोरॉबोरेट करने के लिए हम गवाही देना चाहते हैं, हमारी गवाही ले लो। उसकी गवाही नहीं ली गई, लेकिन कतरी खत का तमाशा और मजाक बना दिया गया। मुझे ये बात हैरत है कि एक फैसले के अंदर बकायदा जब मियां साहब जो है मुल्क से बाहर गए, उनकी अपीलें जो है वो खारिज की गई और उसमें फैसले में लिखा गया कि जब वो वापस आएंगे वो अपनी अपीलें बहाल करने की दरखास्त दे सकते हैं। नहीं, बट एक बात है ना, मियां साहब गए तो 4 हफ्तों के लिए थे ना, वो आए पौने 4 साल के बाद, तो वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट की बात ये करते हैं, दैट वाज देयर। वो तो यही तो मैं बता रही हूँ, ऐसा है ही नहीं, बट वो ये बात तो फैक्ट है ना कि वो मुल्क से बाहर रहे। आजमा बुखारी साहबा पौने 4 साल रहे, पौने 4 साल रहे। अगर मुझे बात पूरी कर लेने थे, मुझे पता है 4 साल रहे, मुझे बात पूरी कर लेने थे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि अपील के और रिजेक्ट करते हुए जब वो मुल्क से बाहर थे तो कहा गया कि वापस आके दरखास्त दे सकते हैं, प्लस उनकी सारी जायदाद जो कन्फिस्केट की गई, ये भी कानून कहता है कि जब इश्तिहारी या जो मुल्जिम नहीं है मुल्क के अंदर, अगर वो वापस आता है तो फिर उसको कानून के तहत वो सारी जायदाद उसकी वापस कर। अब उस बात को भी वो स्पेशल ट्रीटमेंट करें। ये वो लोग हैं जिनको घर बैठकर 1.5 मिनट में 16 जमानतें मिलती रही हैं। वो पेश नहीं होते थे, जाली दस्तखत किए हुए हैं जमानतों की दरखास्तों पे, और उसके बाद अगर जज कराम ने बुला ही लिया कि आप आके बताएं आपके जाली दस्तखत है, तो बजाय उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करने के, उनका चले ठीक है कोई बात नहीं, आप ये जमानत लें, आप घर जाए, जिस केस में आप आते हैं उसमें भी जमानत। मंसूर साहब, प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ मैंने कहा ना रियासत बनाम इमरान खान, वो मैं इसलिए कहा है ऑन पर्पस कहा है कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे खिलाफ तो जो कुछ हो रहा है बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, केसेस देखे टनों के साहब केसेस बन गए हैं और इमरान खान को रगड़ा दिया जा रहा है। वो कहते हैं रियासती जबर है। इधर मियां नवाज शरीफ साहब का जो मेन आर्गूमेंट है वो ये कि यार चलते चलते एक वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाता है। बट द डिस्टिंक्शन इज़, आज भी तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं, इमरान खान ठीक थे, उनके साथ ज्यादती हुई, मियां नवाज शरीफ साहब करप्ट थे, जो उनके साथ हुआ वो कानून के मुताबिक ठीक हुआ। देखिए बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। एक साहब ये जिन्होंने ये इद्दत के दौरान निकाह वाली जो पिटिशन की हुई थी, आप पता नहीं नाम याद, पता नहीं कोई अननोन सी पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी, वो विड्रॉ हुए और अब मानिका साहब आ जी।
और ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ है। Yeah. वो जो साहब है ना, चले उनके 1 मिनट के नाम रख लेते, पप्पू। हाँ। पप्पू के नाम रख लेते हैं उसका। ठीक। वो जो पप्पू है ना, उसके मोहम्मद हनीफ साहब थे। मोहम्मद हनीफ, चले। हाँ जी। मैं अच्छी बात है अपने मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी। ये जो मोहम्मद हनीफ है ना, ये इस मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सबसे तगड़ा आदमी है। सबसे तगड़ा। सारे नोक गिला है। सारे नोक गिला है। मतलब वो पहले कई महीनों से ये केस पहले चल रहा था, फिर ये नाकाबिले समाअत हुआ, फिर उसकी वो इसलिए हो जाता था, वो कहते थे लोकल स्टैंड ही नहीं है बंदे का। मतलब ये शख्स जो है, ये मोहम्मद हनीफ, ये इतना डेडिकेटेडली इस केस के अंदर जो है वो सब कुछ कर रहा था, चलता जा रहा था, तूफान आए, आंधी आए, ये पीछे नहीं रुक रहा था। लेकिन उसके बाद सडनली वन डे इसको होश आता है कि नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, और वो पिटीशन वापस लेता है, और 24 घंटे के अंदर खबर मालिका साहब की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। कमाल है। वैसे दूसरी बात, ये जो माफिया शाफियों की बातें हैं ना, कि जी पहले माफी मांगी जाए, नवाज शरीफ साहब कहते हैं पहले माफी मांगी जाए। हुजूर, माफी आपसे तब मांगी जाए पहले अगर आप IGI की माफी मांगे। माफी आपसे तब मांगी जाए जब बताया जाए कि 90 के इंतखाबात के अंदर आपने क्या क्या किया था। माफी आपसे तब मांगी जाए जब आपको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आप यहाँ पे एक अदर डील करके सऊदी अरब किस तरह चले गए थे। माफी आपसे तब मांगी जाए जब आप काला कोट पहन के जो है वो कोर्ट में पहुंच गए थे मेमो गेट के अंदर। वो क्यों पहुंचे थे, किसके कहने पे पहुंचे थे? गलतियां सबकी हैं, बहुत गलतियां। अब ये अहमद अवैध साहब थोड़ी देर पहले जब एग्जांपल्स दे रहे थे तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है। 9 मई को हमले करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हमले की बात नहीं करें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, क्योंकि वो भी तो मैंने और आपने उस दिन अपनी आंखों से देखा था वहां क्या हुआ। तो बराए मेहरबानी आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमलों की एग्जाम हम दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी आपके पास है। आपने तो अभी तक जो है वो किसी डरबे के ऊपर भी हमला नहीं किया होगा। नहीं करेंगे तो मुझे और आपको तो पहले डाल के लेके मुर्गी की तरह और यहाँ से पकड़ के ऐसे करके फेंकेंगे। तो बराए मेहरबानी इस तरह की एग्जाम्पल, आप दोनों के कबर्ड्स के अंदर ना बहुत बड़े बड़े स्केलेटन्स मौजूद हैं। और दूसरी बात ये, मैं फ्रैंकली मैं खुल के जरा बात करूंगा, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में पल के जो सियासतदान ऊपर चढ़ते हैं ना, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जब नीचे से कुर्सी खींचती है, माजरत के साथ हमसे हमारे दिल में आप लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। मतलब आप ये कहते हैं फिर उस मेयार पर इमरान खान साहब भी उधर ही हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी उधर ही हैं। तो ये म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा आपके ख्याल में? चलें, आज ये तारीख चल रही है ना, 2023 चल रही है, ये थोड़ी देर पहले आज देख लीजिएगा, हो सकता है 2027 2028, आज से कई साल के बाद यहाँ पे अहमद अवैध साहब जो हैं वो एक दिन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हों बतौर वफाकी वजीर कानून। हाँ, और आगे से कह रहे हो सकता है अटॉर्नी जनरल कि हमें अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जब तक इमरान खान से माफी नहीं हो के भी वो ये कहें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक इमरान खान से माफी नहीं मांगी जाती, उसके लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जाता, तब तक नहीं। तो ये हिस्ट्री का पहिया है, इसने इसी तरह ही चलते रहना है। और इनको पता है, ये नहीं कि इन दोनों को नहीं पता, इन दोनों को इस बात बड़े काबिले एहतराम है दोनों मेहमान आपके, उनको पता है इस बात का कि ये चलता है, इसकी एक लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल ने खत्म होना है, फिर हमने जाना है और हमने मार खानी शुरू करनी है, और दूसरी साइड जो है ना वो मजे करेगी। एक बात है मंसूर साहब, जरा मैं ब्रेक लेता हूँ। एक बात इशू है कि अब आप करीब हैं, तकरीबन 2 महीने का वक्फा रह गया है इंतखाबात में। अब मसला ये है कि एक थे फॉर्मर लाडले यानी जनाब इमरान खान साहब, और अब मियां मुस्लिम लीग नून पर ये थप्पा लग चुका है कि वो नए लाडले हैं। गो कि मियां नवाज शरीफ साहब बार बार वार्न करते हैं सबको कि भाई जो तजर्बे हो गए वो नहीं कर रहे हैं, और वो खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं इस पूरे इंप्रेशन से। लेकिन अहमद अवैध साहब ने कहा, उन्होंने तो चलो कहना ही है, लेकिन ओवरऑल भी ये है कि भाई मुस्लिम लीग नून का सब सेट है और वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो वो सेटिंग कहाँ होती है? मैं थोड़े को पूछना, मैंने भूल जाता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। लेकिन इस कितार से ये बात तो निकल ही जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को इफेक्टिव बता रही है, मुस्लिम लीग नून भी कहती है, और मियां नवाज शरीफ साहब आज भी फरमा रहे थे कि भाई उनके साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज बुनियादी सवाल ये है कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो है 2024 के इलेक्शंस। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, आसिफ जरदारी साहब को एतमाद है, लेवल प्लेइंग फील्ड चलें उस तरह से मुस्लिम लीग नून के मसाइल नहीं हैं। मसाइल हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनको लगता है कि मियाँ साहब नए लाडले हैं, उनको लगता है कि ये सिलेक्टेड प्लस है। और जो तासुर मिला हमें जनाब अहमद अवैध साहब की गुफ्तगू से, जिन्होंने फरमाया कि जो स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, बट अगर माफियों की बात कर ली जाए अहमद अवैध साहब, तो क्या ही अच्छा हो। अभी मंसूर अली खान साहब ने कहा, इनको याद रहती हैं ऐसे बातें, तो फिर अगर वाकई आज इमरान खान साहब की जमात और आप सबका स्टैचर बहुत बुलंद हो जाएगा, अगर आप ये बात माने कि 2018 के अंदर आपको भी किसी को रौंद कर इख्तिदार में लाया गया, यानी इमरान खान साहब की जमात को, 2014 के धरने, 2016 का लॉकडाउन, जो भी कुछ हुआ, अगर उस पर वाकई माफ़ी मांग ली जाए तो फिर तो स्टैचर भी बड़ा बुलंद हो जाएगा
और शायद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप कहेंगे जी हम माफी मांग चुके हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मंसूर साहब ने जो बातें की हैं ना जी, वो बातें मुझे पसंद आई हैं। जो एनालिसिस उन्होंने किया है वो बुनियादी तौर पे इसलिए कि रियासत ये काम नहीं कर रही है, बल्कि रियासत के चंद ऐसे अफराद इस काम में मुलविस हैं जो अंडर ओथ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ के अंडर ये बड़े वाज़ेह तौर पे है कि उसमें लिखा है कि आई विल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन टू पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करूंगा मैं। लेकिन इसकी सारी बातों के बावजूद अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो आपने ये बात की है वो मैं अब ये कहूँगा कि अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ कि अब एक देखना ये होता है कि जहाँ पे बात चीज़ें आउट ऑफ इमेजिनेशन होती हैं जी, जो ये लेके आया कोई कैसे लेके आया बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, असल में 1954 अगर पाकिस्तान की तारीख देखें, 1954 वो साल है कि जब पार फलक्रम जो है वो सिविल से वो शिफ्ट कर गया था आर्म फोर्सेस के अंदर, जी ठीक है, और इट रिमेन्ड देयर राइट जी, एज सच। ये एक हिस्ट्री है हमारी और बड़ी ख़राब हिस्ट्री है। जी। इसको बदलने के लिए हमारे सियासतदानों ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई रोल अदा नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इक़्तिदार में आने के लिए जाके जुड़ गया। कोई एक इक़्तिदार में आने के लिए उनके साथ जुड़ गया। सर फिर सारे जुड़े ना सर, कतई कलामी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त कम होता है। मुझे ये बताइएगा सर, आपके दौर में भी, यानी इमरान खान साहब के दौर में जुल्फी बुखारी साहब इज ऑन ओथ, उन्होंने कहा है जी कि जनरल फैज साहब से किस तरह की खिदमत दी जाती थी। इमरान खान साहब ने टीवी पे आकर कहा हम अपने वोट कैसे पूरे कराते थे, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हम लोगों को ब्राउ बीट करके असेंबली के अंदर लेके आते थे। इशू ये है सर कि लोग तो फिर उस वक्त भी अंडर ओथ थे, उस वक्त भी वाकई किसी को पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज नहीं करना चाहिए था। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि जो 2018 की बात करते हैं, 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा चला, उसके अंदर सारी एविडेंस तो मौजूद है जी, पूरी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है इनकी करप्शन की और वो प्रॉपर्टी कैसे बनाई है। एक गरीब मुल्क से एक इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो एवरोफील्ड की, और वो सर जो फिर है ये अगर वाकई मौजूद था तो फिर शौकत अजीज है। सिद्दीकी साहब पर प्रेशर डलवा कर उन्हें ये क्यों कहा गया कि भाई हमारी मेहनत जाया हो जाएगी? वो आपका ख्याल है झूठ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गलत है। नहीं, मैं कहता हूँ कि इसका करना चाहिए जी सर। इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, कोई किसी में ताकत नहीं है कि ये नोटिस ले इन बातों का। मैं तो इस बात के, आपको पता होना चाहिए कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन जी सर कि मैंने परवेज मुशर्रफ जब वो उसने कू किया था तो मैंने चैलेंज किया था। बिल्कुल, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप भाग गई थी। एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आई वाज द ओनली पर्सन जिसने चैलेंज किया था इसको सर। और मैंने कहा था कि इनको आर्टिकल 6 में ट्रायल करें। सर मैं वही तो मुझे सर बसद एहतराम, मुझे यही तो तशवीश है कि जब आप जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्डिंग आदमी वो ये तो आपको तो इमरान खान साहब के दौर में सर ये भी रेज करना चाहिए था कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेते हैं, क्यों बंदे और वोट पूरे करते हैं अपने असेंबली के अंदर, क्यों जनरल फैज हमीद साहब को अपनी एक्सटेंशन बनाया हुआ है सर? I was very clear on it। लेकिन अभी जिस किस्म की बातें हो रही हैं ना, जैसे देखें ना, आप अंदाजा लगाइए जी सर कि वो कह रहे हैं कि ये रेड कारपेट अब रेड कारपेट बिछाया जाए तो उसके साथ ही इनको फिर एक करप्शन के बादशाह का ताज भी पहना दिया जाए इनके सर के ऊपर। अच्छा जी, कि पाकिस्तान में जो ये कर गए वो तो कोई भी नहीं कर गया। ठीक, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज वक्त है अभी भी कि पाकिस्तान के आइन को अगर आप होल्ड करें और सारे पॉलिटिशियन जो हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर पकड़ लें कि हमने आइन से राइट लेफ्ट नहीं होना, तो देखिए हालात फौरन सीधे हो जाएंगे। सर सर आपकी बात दिल को लगती है, मेरे दिल को लगती है, पर नज़मा बुखारी साहिबा ये आप फिर ये जरा थोड़ा सा आप वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, आप इस तासुर की नफी करें कि आपको कोई सपोर्ट है किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की। ये जरा इस शेल से बाहर निकल आए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब साहब, ये बनाया जा रहा है। जाहिर है वो लोग जो अब अपनी करतूत और अमाल नामे भुगत रहे हैं, जो खुद अपनी हरकतों की वजह से जो है वो जो साइडलाइन हुए हैं, ये जो कुछ वो भुगत रहे हैं, उसके ऊपर उसके यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली उसका बेनिफिट हमें होगा, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है? क्या हमने 9 मई कराया है? क्या हमने अलकादिर ट्रस्ट से पैसे खाने को कहा था? क्या हमने कहा था कि हीरे मांगो? क्या हमने कहा था ज़कात खैरात खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो मुलाजमों के नाम के ऊपर? और जिनको ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि उनको जो है वो करप्शन का ताज बनाना चाहिए, माफ कीजिएगा,
जो इमरान खान है ना, उसको तो किस किस तरह के ताज पहनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर कौन कौन से ताज सजते हैं, मैं तो वो बता भी नहीं सकती, मैं तो वो कह भी नहीं सकती। लेकिन मैंने मंसूर की बात के ऊपर जो है वो जरूर रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब जो है ना, वो यहाँ पर मेरा उनका इख्तलाफ आ जाता है कि मंसूर साहब भी ना मतलब नीवी था के ऊपर जरा वो रखते हैं, उनको सियासतदान मिलते हैं बाकी हमेशा बाकी लोगों की तरह कि सियासतदान को जो है वो बदनाम कर दो, सियासतदान को बुरा कह दो तो शायद इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल माफी मांगे, सब मांगे, सिर्फ सियासतदान क्यों मांगे? सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख है। मिसाके जमहूरियत किया ना, और मिसाके जमहूरियत करके सबने माफी मांगी और कहा हम नहीं, फिर एक दूसरे के दुआले हो गए ना, मिसाके जमहूरियत करके एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर गए ना। मैं बात पूरी कर रही हूँ। जी जी। ये भी नहीं होता था कि असम्बलियां जो है ना, यहाँ पे तो सियासतदान असम्बलियां बेचारी मजलूम में जमाना हुआ करती थी, वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं किया करती थी। सो एक थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो होना शुरू हुआ। और ये माफिया जो है, ये सबको हमने तो कहा है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमीशन हो, और वो जो है वो सबका कच्चा चट्टा लेके आए। उसमें सियासतदान भी है, मैं नहीं कह रही सर, लेकिन सिर्फ सियासतदान को तू, सिर्फ सियासतदान गंदा, सिर्फ सियासतदान करप्ट, सिर्फ सियासतदान गुनहगार, मुझे इस पे एतराज होता है। सियासतदान तो सबसे ज्यादा नमाणी कौम है मुझे लगता है, जो मीडिया ट्रायल भी भुगतता है, जो अवाम के हाथों भी जो है जिसको होता है, जो जिसके ऊपर हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो बात कर लेता है, और हर एक को एक ही छड़ी से हाँका जाता है। अब इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के केसेस में फर्क देखिए और ट्रीटमेंट में फर्क देखिए। वो मौसूफ अभी भी मटन खाते हैं देसी घी में पके हुए, उनको 9 लाख रुपए की जॉगिंग की जो है ना वो मशीन दी जाती है, उनके लिए कमरा वो घर से आई है जी, मटन भी करूं जानता है उन्होंने। उनके ऊपर केसेस तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से खेलने से लेकर, इदारों में बगावत कराने से लेकर, ज़कात और खैरात खाने से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग करने से लेकर, करप्शन। मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक इल्जाम कोई बता दे, कोई इल्जाम। मियां नवाज शरीफ ने हजारों अरबों के जो है वो लगाए जो है मंसूबे। ठीक है, मतलब आप कहते हैं करप्शन के बैग। ठीक है, ओके फाइन, आई हैव गॉट योर आर्गुमेंट। एक ओके मंसूर साहब, नीवी था के ऊपर अटैक आप करते हैं, जरा उस पर बाद में करूंगा आपसे ब्रेक। लेकिन मैं आपको पहले भी कहा, मंसूर अली खान जो है इनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। तो ये सेटिंग की बात हमने पहले की थी। तो अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा हमारे पे कोई ताना ना दे, हमारी कोई कुर्बत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मियां नवाज शरीफ साहब भी अब जारी बात है वो कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन माफ़ी शायद सिर्फ सियासतदानों को नहीं, किसी और को भी मांगना चाहिए, ये कहना है अज़मा बुखारी साहब का। मैं मंसूर साहब से ज़रा ब्रेक के बाद पूछता हूँ ये क्या कहते हैं। फिर आप खुशामदीद कहते हैं मंसूर अली खान साहब, वो कहते हैं पानी, उन्होंने ये कह रहे थे पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो आप भी यही कह रहे थे कि लिस्सी कौम है सियासतदान, आप उनको टारगेट कर रहे थे। मैं अज़मा बुखारी साहिबा ना मेरी बहनों की तरह हैं, और मैं अपनी बहन को ना अब एक चार्टर्ड फ्लाइट में अपने साथ बिठा के ना ज़रा ऊँची थाते मुन्ना जान लगा मैं। ठीक बात यह है कि सियासतदानों का मसला नहीं है, सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जाके बैठता है, ना सहाफ़ी बैठता है और ना कोई जनरल बैठता है। दूसरी बात यह है कि आए मेरे साथ उचित हाथे चलने हैं, बैठ के कमिट करें, ऑन स्क्रीन आज कमिट करें अज़मा साहिबा कि जनाब जैसे ही हम लोग हुकूमत में आएंगे वो तमाम अफराद जो छुप छुप के लोगों की रिकॉर्डिंग्स करते हैं और गैर कानूनी तौर पे करते हैं, हम उनका एहतसाब करेंगे, ले उनके नाम लेते हैं। आइए मेरे साथ बैठ के कमिट कीजिए कि जो जो अफसर, जो जो ऐसा शख्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जनरल हो, जज हो, कोई भी हो, आइए उनका हम बैठ के एहतसाब करेंगे कि किस तरह वो बैठ के हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, उन सब का एहतसाब करेंगे। मेरे साथ बैठ के आज कमिट कीजिए सेनेट के अंदर सादिक संजानी के लिए जब आपके 14 वोट इधर से उधर हो गए थे, आप उसकी तहकीकात करेंगे और उनको उठा के जेलों के अंदर फेंकेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ करें आज इस बात की कमिटमेंट कि आप लोग जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज वो वोट को इज्जत दो किधर गया है, और जिन जनरलों के नाम जो है वो आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के अंदर लिए थे, आते साथ ही पहले हफ्ते के अंदर उनके हाथों के अंदर हथकड़ी डाल के आप उनको अंदर करेंगे। आप मेरे साथ ये कमिटमेंट कीजिए। मैं सियासतदानों का आज से नाम ही लेना बंद कर देता हूं। सियासतदान का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनको लोग वोट डालते हैं, जब इलेक्शन में आप लोग खड़े होते हैं आपको वोट डालते हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो आपकी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ जब इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे कहा था कि जी करें कमिटमेंट कि जैसे ही आप हुकूमत में आएंगे तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब आप लोग करेंगे। तो उसके बाद खामोशी आ गई। साहब ने लंदन में नाम लिया था, लेकिन सारी बात है फिर शहबाज साहब को एक अर्जेंट फ्लाइट लेनी पड़ गई और उन्होंने कहा भी, हाँ जी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं भागा नहीं जाता, मैं जहाज में जाते हैं। और वो शहबाज साहब ने तो मैं इसलिए अज़मा साहिबा को जहाज में बिठा के लेके जा रहा हूं। नहीं, वो जहाज में इसलिए कि फिर वो वाकई ना जाना पड़ जाए। बट एक अज़मा साहब मुझे पता है, मैं लास्ट सेगमेंट है, मैं चाह रहा हूँ इस पर एक बात फैक्ट है
कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारे मुल्क में हकीकी इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको कबूलियत का फैक्टर ना हासिल हो, और ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? ये एक फैक्टर है। इज इट अ ग्राउंड रियलिटी? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज डोंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कबूलियत आती है तो तमाम वो चीज़ें जिसमें जब ये कबूल नहीं होते और जिसमें उस वक्त ये आवाज़ उठाते हैं उसकी तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं। ये लाकानूनियत, ये जानते हैं इस बात को कि आने वाले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी में सवेर सवालिया निशानात हैं। अज़मा साहिबा जानती हैं इस बात को, मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि 2024 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े सवालिया, बट दे विल नॉट से इट ऑन पब्लिक। अभी भी नहीं कहेंगी, नहीं कहेंगी। बट एक बात, क्या अज़मा बुखारी साहिबा 2024 का इंतखाब 2018 के इंतखाब से बेहतर होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए, ये कतई तौर पर। अच्छा, मेरा ये एक वो है कि बहुत कोई इंटरनल पार्टी की बात हो तो वो मैं जाहिर है पब्लिकली और प्राइवेटली शायद मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल चीजें हैं वो मेरी कभी भी पब्लिक के प्राइवेट में मुख्तलिफ नहीं होती। पहली तो बात ये है कि 2024 का इलेक्शन अगर सिर्फ इसलिए क्रेडिबल है कि इमरान खान को और उसके जितने दहशतगर्द विंग है जो उसका, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए जो है वो, और उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि चूंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनानी है, तो आई एम सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं होगा। और क्या हमारे लिए जब 2018 को जो है उसमें 13 जुलाई को मियां साहब को जो है 9 जुलाई को सजा सुनाई जाती है, 13 जुलाई को वो आकर बेटी समेत अरेस्ट हो जाते हैं और हमें 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ना होता है। वो क्रेडिबिलिटी उस वक्त थी क्या इलेक्शन की? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं नहीं थी ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं थी, तो मैं तो रिपीट नहीं चाहूंगा बैसियत पाकिस्तानी जो आज क्रेडिबिलिटी मांग रहे हैं ना, मैं उनसे मेरा ये सवाल ये है कि जब 9 सीटें हमारी ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को पंजाब असेंबली के अंदर, हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और वहां पर जो है धक्के से हुकूमत पंजाब की बुजदार की बना दी गई। वो क्रेडिबिलिटी लेट मी कंक्लूड विद अहमद अवैस साहब। ठीक, रिस्पॉन्ड करना है मंसूर साहब, शायद मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। मियां साहब इतना टाइम नहीं है भाजी, तो कह रहे हैं मियां साहब, यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में कर लेना आगे चाहिए, यही तो गुजारिश कर रहे हैं वो। और एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए, कमीशन के अंदर, लेकिन कमीशन एक ही बेचारा बना था, मोहतरम रहमान कमीशन, उस गरीब का भी पता नहीं चला था। बट एक मिनट अज़मा बुखारी साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू हियर, मुझे अहमद अवैस साहब से कंक्लूड करवाना है प्लीज। की हुकूमत ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, आप लोग तो उस वक्त भी नहीं कह सके जब उसको भगा दिया गया और कर दिया गया, जब उसको वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आया। हुकूमत किसकी है आगे आ रही है, आप उस पर भी जो कर ले करना है। मैंने तो, या मंसूर अली खान ने तो वजीर आजम बनना नहीं कम से कम अभी तक, तो मुझे पता है इरादा नहीं है। एक मिनट अच्छा, एक मिनट ना मुझे अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा काइंडली मुझे वक्त दे देना, मुझे काइंडली वक्त दे दें। अहमद अवैस साहब, सर सवाल अब इंतखाबात का है, सिर्फ मुझे फरमा दें 2024 के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी अज़मा बुखारी साहिबा को नजर आती है, आपको उसमें बुनियादी क्या चीज रिक्वायरमेंट है जो आप समझते हैं कि वो इलेक्शन क्रेडिबल हो सकता है? इक्वल चांस दे दें, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है, इसके तहत हर पार्टी को, और फिर इलेक्शन जो है ये मॉनिटरिंग करें और चांस दें कि वोटर जो है वो अपनी फ्री विल इस्तेमाल करके वोट डाल दे और जिसको इलेक्ट करके ले आए वो 5 साल के लिए हुकूमत करे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इंस्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करेगी पाकिस्तान के अंदर। ये बुनियादी चीज़ है, मैं तो इसको कहता हूँ ठीक है कि ये ख्याल सबसे इस वक्त सबसे बड़ी जरूरी बात यही है। मियां नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, इतना कर दिया जाए, फिर वो जो वो फरमा रहे हैं वैसे ही हो जाए, सब कुछ वैसे ही हो जाए। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब अहमद अवैस साहब का, मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा का और मंसूर अली खान साहब का। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया।